वो कहते हैं ना कि हमारा शरीर ही हमारी संपत्ति है और इसका ख्याल करना, इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सबका फिर से स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो बैक टू नेचर में। जैसे कि इस शो में हम बात करते हैं कि किस तरह से हर बार आप टैबलेट्स, मेडिसिन ना लेके आप रूट कॉज पर जाके उस समस्या को, उस रोग से निजात पाएं। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ हमसे बातचीत करने पहुंचे हैं डॉक्टर आर के तुली सर। और आज का जो विषय है वो है लेप्रेसी, यानी कि जिसे हम हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। मैं डॉक्टर प्रोफेसर आर के तुली जी के बारे में आपको बता दूं कि उन्हें वो जो चीफ फिजिशियन है और साथ ही में लोग उनको प्यार से फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन भी कहते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको सर के पास। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सर आज के विषय पर बात कर लेते हैं। सर लेप्रेसी नामक जो डिजीज है वो आखिर है क्या? लेप्रेसी इसका दूसरा नाम है हैंसन्स डिजीज। यस सर। और इसको कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है। और सब दर्शक जानते होंगे कि कुष्ठ रोग सबसे खराब रोगों में से गिना जाता है कि जो कुष्ठ रोगी हैं, हाँ, आपको कई मंदिरों इत्यादि के बाहर मिलेंगे लोग जिनके हाथ उंगलियां कटी हुई हैं, नाक चिपका हुआ है और बहुत ही बेचारे बुरी अवस्था में हैं। और परंतु दुख की ये बात है कि कुछ लोगों ने ये भीख को अपना व्यवसाय बना के इस चीज़ को जान के होने दिया है ताकि उनको लोगों की सिंपैथी मिले और वो लोगों के दान पुण्य के ऊपर पलते हैं। मगर साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये कुष्ठ रोग, इसको पुराने ज़माने में बहुत भयंकर रोग माना जाता था, परंतु ये पूरा इजीली क्योरेबल है। और फिर वही बात कि इन्फेक्शन होता किसको है? जिसकी सेहत कमज़ोर है। सेहत कमज़ोर क्यों होती है? जिसका जो अपना जीवन शैली है वो स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ होने के लिए हमें चाहिए पहला सुख निरोग काया। तो उसके लिए निरोग काया यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे अभी हमने चर्चा करी, तो उसके साथ हम अपनी लाइफ में एक वैदिक लाइफस्टाइल, योगिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हमारे खान पान को ठीक रखें। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन एनी क्योर, है ना? ये तो मेडिकल साइंस ने भी माना है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या ज़रूरी है? जैसे हेल्थ है, हेल्थ के 3 अलग लेवल होते हैं। पहले कहते हैं प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ एंड टर्शरी हेल्थ। तो प्राइमरी हेल्थ क्या है कि मैं आज स्वस्थ हूँ, मैं आज 78 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप होके आया हूँ और मैंने आज तक नहीं दौड़ा, मैं मैराथन दौड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ, अपने को उसके लिए ट्रेन कर रहा हूँ। यानी कि आप अपने स्वास्थ्य को हर रोज़ चाहें कि आज मेरा स्वास्थ्य कल से बेहतर हो। तो इसको बोलते हैं प्रमोशन ऑफ हेल्थ, दैट आई एम हेल्दियर बाय द डे, एवरी डे। क्योंकि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बढ़त में ले जाते रहेंगे तो आप शरीर ना ही स्वस्थ रहेगा, आपकी प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, तो आप ऑटोमेटिकली सभी बीमारियों से मुक्त रहेंगे और इन्फेक्शन के कीटाणु आपके पास फटक भी नहीं पाएंगे। परंतु हम लापरवाह रहे, हमें कोई समस्या हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसका हम तुरंत इलाज करवाएं, इसको बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर। तो उसको सेकेंडरी हेल्थ कह दिया जाता है। और फिर होती है थर्ड स्टेज, टर्शरी केयर। टर्शरी मीन्स जब हम अब पीड़ित हो गए, अब तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब हमें किसी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट के इलाज के बिना, अस्पताल में भर्ती हुए बिना अब हमारा उपचार नहीं है, तो बड़े बड़े इलाज करवाने पड़ते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं, शरीर के लिए घातक भी होते हैं और अक्सर उन इलाज से कोई समाधान नहीं हो पाता। और अगर ठीक हो भी जाए तो बहुत बार वो हमारे शरीर में कोई ना कोई
कमी कसर छोड़ देते हैं, तो उसके लिए फिर हमें रिहेबिलिटेशन में जाना पड़ता है। जी सर। तो ये दीज आर द स्टेजेस ऑफ हेल्थ। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर ट्राई टू इम्प्रूव योर हेल्थ। सर जैसे कि आपने बात करी कुष्ठ रोग के बारे में, तो सर इसके जो प्रमुख कारणों पे आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। तो कुष्ठ रोग जो है इसके भी एक ये कीटाणु, इसको जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये एक प्रकार का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो उसका बहुत क्लोज ये बैक्टीरिया जर्म होता है, जो कि हमारे वातावरण में ये कुछ ऐसे जो साइलेंट लोग हैं जिनको ये रोग है मगर दबा हुआ है, उनको पता नहीं, मगर उनके अंदर ये जर्म पैदा हो रहे हैं, घूम रहे हैं, या कुछ लोग जिनको ये बीमारी हो गई है वो हमारे आसपास हमारे परिवार के पास रहते हैं। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली हमारी, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, यानी कि हमारे नाक मुंह के सांस से, छींक से इत्यादि से दूसरों तक पहुंचता है। और फिर वही बात, जो कमज़ोर होगा वो पकड़ा जाएगा और जो स्वस्थ होगा उसको उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी जो प्रिवेंशन है, हम अपनी सेहत का सुधार करें। फिर इसका जो हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन लगती है, वो भी पाया गया कि ज़्यादातर लोगों में इस रोग से भी हमें बचाव करती है। तो जो BCG का वैक्सीन है ये तो ज़िंदगी में एक बार जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको दे दिया जाता है, तो ज़्यादातर लोग को इससे उनको बचाव मिल जाता है। तो जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन फर्स्ट इज़, मैं अपनी सेहत सुधार के रखूं। और जैसे नए बच्चे नव विशु पैदा हुए हैं, उनके परिवार में अगर किसी को इस प्रकार के कीटाणु मिलते हैं तो वो जल्दी, उनका अभी सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए उनको बचपन में ही ये इसका इम्यूनाइजेशन के लिए ये वैक्सीन दे दी जाती है, तो उसका असर ज़िंदगी भर रहता है। पर फिर भी माना जाता है कि दुनिया में लगभग हर साल 2 लाख के करीब लोगों को ये इन्फेक्शन पाया जाता है। इसका इलाज भी आज की तारीख में बिल्कुल परफेक्ट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो अब ये पता कैसे लगता है, इसमें अक्सर जो हमारी त्वचा है इसके ऊपर कुछ निशान आने लगते हैं, जैसे कि थोड़ा कुछ सफ़ेदपन सा या थोड़ी लालीपन, ऐसे पैच होंगे, और उसमें हमारी जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती है इस कीटाणु की वजह से। तो वहाँ पे हमारी सेंसेशन नहीं रहती। जैसे एक देखा कोई पैच हो गया जो सफ़ेद सा है, डिपिगमेंटेड है, या थोड़ी रेडनेस है उसमें, और उस एरिया की जो नर्व है आप फील करेंगे तो वो नर्व थोड़ी थिक एंड मोटी या टेंडर, पेनफुल होने लगती हैं। और हाथों पैरों में टिंगलिंग, क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो ये टिंगलिंग, नमनेस, कमजोरी आने लगती है। बहुत आगे बढ़ जाए तो पैरालिसिस भी होने लगती है। आँखों में भी इसका प्रभाव पहुँचता है, जिसकी वजह से आँखें ख़राब हो सकती हैं। हमारी जो इधर फेशियल और ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारे फेशियल एरिया में नर्व सप्लाई करती है, वो नर्व भी अफेक्ट हो सकती हैं, जिनकी वजह से हमारे, और जो हमारा मुंह है, मुंह में ऐसे प्रकार के छाले या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो, तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगने लगता है। तो वही थोड़ा कुछ बुखार सा होने लगे, या जोड़ों मोड़ों में तकलीफ़ है, और विशेषकर जैसे इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर होता है वो स्किन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेड या एनेस्थेटिक पैच, एनेस्थेटिक जहाँ पे सेंसेशन नहीं है और जहाँ पे उसका रंग हल्का पड़ गया, या थोड़ा सा वहाँ पे एक्टिवेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह थोड़ी रेडनेस, मैक्यूलर पेपुलर सेंसेशन भी आ सकती हैं। तो यहाँ से, और ऐसी अवस्था में फ़ौरन हम अपने, आजकल तो इसके स्पेशल गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको इसकी दवाई दी जाती है, और इसकी दवाई 6 महीने से 1 साल मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट बहुत कारगर है, 100% सक्सेसफुल है। तो उसका हम सही से उपचार करें
सर जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग जो हैं, अगर हम पहले दशक की बात करें, लोग इसको थोड़ा छुआछूत जैसा मानना शुरू जी, कर देते थे। जी। आपने बोला कि लोग उसको छुपाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत हो रही है और वो बताना नहीं चाह रहा है या छुपा रहा है, तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या है? अगर उसको शुरुआत हो गई तो उसे क्या स्टेप लेना है आगे? देखिए, कोई भी समस्या हो, कोई बीमारी नहीं, आपकी कोई निजी समस्या भी है, तो आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी। और आप उसको छुपाते रहेंगे तो फिर क्या हो रहा है आज, डिप्रेशन और सुसाइड्स, और पर आपकी कोई समस्या है, चाहे आपकी कोई निजी समस्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की समस्या है, तो ना कि बीमारी की, ना एक ये मानसिक, हर किसी को लाइफ में चुनौती आती है जी। तो अब जब मुझे कहीं पे अपने अंदर कोई कमज़ोरी या कुछ ऐसा जो मैं उसको अपने से संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं किसी के साथ मिलके उसको शेयर करूँ। और जहाँ कहीं किसी रोग की बात आ जाती है तो हम नज़दीक अपने जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं, पहले तो एक बड़ी अच्छी एक फैमिली फिजिशियन की इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। आजकल दुर्भाग्य से वो चीज़ ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि लोग अब सीधे स्पेशलिस्टों के पास भागते हैं। तो जैसे जो भी आपकी जल्दी से जल्दी, जहाँ भी आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपका फैमिली फिजिशियन है, कोई भी क्लिनिक डिस्पेंसरी है, तो वहाँ पे जाके आप एक डॉक्टर के साथ शेयर करें। वो आपको फिर बताएंगे, समझाएंगे, देखिए ये रोग तो हो गया, इसकी हम अब इसकी डायग्नोसिस के लिए स्किन के ऊपर से थोड़ी बायोप्सी बड़ी सुपरफिशियल लेके और इसकी डायग्नोसिस हो जाती है जी। जब डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो गई, ये बीमारी है, तो इसका उपचार एब्सोल्युटली 100% कारगर है। हाँ ठीक है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी अगर आपको रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है, पर अपनी जान से, अपनी सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो इस चीज़ का सही उपचार जरूर करना चाहिए। सर जैसे कि हम सब इस शो में और आप अधिकतर जब भी आते हैं तो नेचुरल रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो आज लेप्रेसी अगर किसी को शुरुआत हुई, वो नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी से किस तरह से सुधार पा सकते हैं? देखिए, ऐसे है, जो नेचुरोपैथी का मूल आधार क्या है? नेचर। ये जो कहते हैं, भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, बट भगवान स्टैंड फॉर 5 तत्व। तो भगवान कोई इंसान, कोई भौतिक चीज़ नहीं है, वो 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, और ये शरीर उन्हीं 5 तत्वों का बना है। तो मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूँ, जब आप प्रकृति की ओर जाते हैं, चाहे समुद्र में जाएं या जंगल में जाएं, पहाड़ में जाएं, रेगिस्तान में जाएं, क्यों लोग जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको अच्छा होता है। तो हमारा शरीर से आवाज़ आती है, इसको बायो फीडबैक, मेरी इंद्रियां कहती हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है। तो हम इस प्रकृति की देन है, हम प्रकृति के साथ जितना मिल के रहें उतना हमें अच्छा रहेगा। अब ये नौबत क्यों आए कि मुझे नेचुरोपैथी करानी पड़े? क्यों ना मैं नेचर के साथ मिल के रहूँ। तो जैसे हमने कहा, हम रोज़ 2 घंटे सुबह अपना आत्मिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रकृति में जाएं, और थोड़ी देर जाके प्रकृति के साथ अपनी जो भी शारीरिक व्यायाम वगैरह है। और बहुत ज़रूरी है कि जो धरती है, धरती मेरी माता है। तो लोग जाते हैं पार्क में, मैं देखता हूँ जूते डाल के, और पार्क में वहाँ पे जाके व्यायाम इत्यादि कर रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत चोट पहुँचती है कि आप अपनी धरती, जो माता, जहाँ से आपको ये लाइफ मिलती है, आप उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और उसका जो लाभ है उससे अपने को वंचित कर रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार गार्डन, बगीचे, जहाँ पे घास है, घास में पानी है, तो आपको 2 तत्व सीधे आपके पैरों से आपके शरीर को, जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, कम की तरफ खींचती है, तो हमें वो ऊर्जा मिलती है। फिर आकाश है, फिर वायु है, और सूर्य है, देव। तो हमें 5 तत्वों का स्नान करने को मिलता है जी। हम सिर्फ पानी के स्नान से बाथरूम में जाते हैं, 2 मिनट में नहा के फ्रेश फील करते हैं, पर अगर आप ये 5 तत्वों का स्नान रोज करेंगे, और उसमें थोड़ा शारीरिक, जो भी आपकी शारीरिक व्यायाम है, योग अभ्यास है,
अपने आसन इत्यादि हैं या अपनी जो भी ध्यान। प्राणायाम इत्यादि है, बैठ के करेंगे तो कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। ऐसी दवा कहीं दुनिया में कोई दे सकता है? बिल्कुल। तो ये आपको फ्री में मिलती है। अब इससे वंचित रहें तो आप अपने लिए सबसे बड़ा अन्याय, पाप क्या होता है? जी सर, यानी कि सर आपके कहने का मतलब है किसी रोग से दूर होने का सबसे बड़ा जो है कि आप नेचर से जुड़े रहें, प्राकृतिक चीज़ों से जो है अपना जुड़ाव लगाव बनाए रहें। सर जो अक्सर हम इस शो पे बात करते हैं खान पान पे, क्योंकि आजकल का खान पान इतना अशुद्ध हो चुका है, केमिकल प्रोडक्ट्स इतने हो चुके हैं, आजकल नेचुरल चीज़ों में भी इंजेक्टेड चीज़ें होने लग गई। तो सर उसके बारे में खान पान ये पे तो हमारे आयुर्वेद का मूल आधार है। जैसा अन्न वैसा मन तैसा तन। और फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेटिस ने भी कहा था, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। तो और हर कोई जानता है आज का जो खाना है उसको एक हम संतुलित और सात्विक आहार का सेवन करें। और मात्र ये नहीं कि हम क्या खाएं, हम किस भावना से खाएं और कैसे खाएं। आज क्या है, लोग कहते तो हैं सब दुनिया की गड़बड़ कर रहे हैं पापी पेट की खातिर, पर पापी पेट की खातिर जब उसका भोजन सामने आता है तो उनके पास टाइम नहीं है। और उसको तो जब आप खाना खाएंगे, जब आप भोजन खाएंगे, उसको किस नियत से, तो हमारी तो जो अपनी सांस्कृतिक विधि है कि उसका पहले धन्यवाद करें, बी इन ग्रेटिट्यूड, नॉट ओनली फॉर द फूड, फॉर दिस लाइफ। जी सर। और मैं कहता हूँ सबसे बड़े भगवान कौन है? आपके माता पिता। जैसे गणेश जी ने शिव पार्वती को कहा, आप ही मेरी सारी दुनिया हो, तो वो उससे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया में आप कोई भी कार्य करें तो पहले हमारे सुपुत्र को याद, गणेश जी को याद करो। तो अपने माता पिता को याद करते हुए अपने, और एक शुक्रान करें, ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू वेरी मच, गॉड कहें, जो भी कहें। और फिर उस खाने को आप जितना सरल रखेंगे, जैसे एक समय पे एक अन्न, और तो एक समय पे एक चीज़ खाई जाए, एक अन्न हो, एक सब्जी हो इत्यादि। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए हमारा सांस, उससे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है पानी, और जो भोजन है वो है लास्ट। ठीक है, पर जब भोजन हमारे सामने आता है तो उसको हम पूरा जस्टिस करें एक एक चीज़ को, और उसको जितनी देर वो हमारे मुंह में रहेगा, पहले तो जैसे ही हमने उसको शुक्रान किया, उसका अपनी नज़रों में उतारा, उसका बनाने वाले की तारीफ़ करी, तो हमारी पाचन क्रिया यानी कि उसको हजम करने के जूसेस शुरू हो जाते हैं। तो उसके साथ उस समय हम पानी पिएंगे तो वो सारे जूस धुल के आगे निकल जाएंगे, और अब आप खाना खाएंगे तो आपका मुंह पहले से ही सूख रहा है और वो खाना हजम रुक जाएगा, हजम नहीं होगा। तो इसलिए खाना खाने से आधा घंटा एक घंटा पहले जितना पानी इत्यादि पीना है पहले से पी लीजिए, तो ताकि उस समय आपका मुंह में सूखापन ना हो और आपके जूस बने। और जितनी देर तक खाना आपके मुंह में रहेगा, मुझे अपनी तीसरी क्लास कक्षा का 70 साल पहले का अध्याय आज भी याद है कि जितनी देर आपका खाना मुंह में रहेगा उतना आपका पाचन स्वस्थ रहेगा। जो आपके दांतों का काम आंतड़ों को करना पड़ेगा तो वो तो बेचारी फिर रोएंगी। हाँ, तो इसलिए खाना यहाँ से शुरू होता है, और एक एक चीज़, और बल्कि इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज दे इवन सर्व द फूड यू इन कोर्सेज, मतलब वो एक चीज़ आपको एक समय पे देते हैं, आप उसको अच्छे से ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर लीजिए, फिर दूसरी चीज़ आती है, फिर तीसरी चीज़ आती है। तो जो भी अगर आपके 3-4 खाने के चीज़ें हैं उनको एक एक करके सबको पूरा जस्टिस देके शुक्रान की अवस्था में, और उनको अच्छे से मुंह में, हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं है, मगर आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग अपने संडास में बैठने के लिए उनके पास घंटों घंटे बार बार जाएंगे क्योंकि पेट साफ नहीं हो रहा। पेट साफ इसलिए नहीं हो रहा कि उनकी पाचन क्रिया में उन्होंने जब खाना खाया तो वो दोष वहाँ से शुरू हुआ था। तो इसलिए हम इसको देंगे तो हमारा खाना
अच्छे से हजम होगा, हमें पूरा स्वास्थ्यवर्धक होगा और उसका निकास भी उतना ही आसानी से। सर हम बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, हो सकता है कि जो ये वीडियो है कोई लेप्रोसी से ग्रसित मरीज या व्यक्ति देख रहा हो, तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी राय और टिप्पणियां उस व्यक्ति के लिए, ताकि वो अपने जो रोग को धीरे धीरे ख़त्म कर सके। देखिए, अभी तक मैंने थोड़ा अपने को सीमित रखा कि हाँ, हमें पहले तो उसकी प्रिवेंशन करी जाए, उसकी वैक्सीनेशन समय पे लग जाए, हम अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसका जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट करें, और बीमारी बढ़ भी गई है तो भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट करें। और जैसे प्राकृतिक की है तो इसमें एक हमारे आयुर्वेद का अंग रहा है जिसको हमने कहा भेदन क्रिया। तो भेदन क्रिया जिसको चाइनीज़ ने, जैसे बुद्धिज़्म सनातन ज्ञान हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में, चाइना, जापान, कोरिया तक पहुंचा, तो उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से अपनाया और जिसको बुद्धिज़्म का आज नाम दिया जा रहा है। और उन्होंने इस भेदन क्रिया के ऊपर, हमारे देश में इस क्रिया के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, वहाँ की जो रॉयल्टी थी उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया और एक सिस्टम को आगे डेवलप किया जिसको आज चाइनीज़, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के नाम से एक्यूपंक्चर बोला है ना। एक्यूपंक्चर सिस्टम मैंने अडॉप्ट किया आज से 40-45 साल पहले, जब मैंने देखा कि ये एक्यूपंक्चर भेदन क्रिया जो इंट्रावीनस इंजेक्शन से पहले फास्टर इलाज करती है। तो जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो होलिस्टिक का मतलब क्या है कि मैं एक सक्षम मेडिकल चिकित्सक हूँ। फर्स्ट 54 years ऑफ मेडिकल एक्सपर्टाइज विद वेरी हाई डिग्रीज ऑफ क्वालिफिकेशन एंड वेरी रिच एक्सपीरियंस, और ये प्राकृतिक मैं जानता हूँ। अब इसको जो जोड़ जाए, तो जब ये जो मैं आपको व्याख्या दे रहा था, तो जब बीमार लगता है कि अब इसका कुछ हो नहीं पा रहा, तो हम इस पद्धति से भी साथ के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करें, और ये हमें रोग से निवारण पाने में बहुत जल्दी मदद करती है। उसके साथ ज़रूरत है तो दवाई भी लें, और जैसे पेशेंट थोड़ा ठीक होने लगता है तो उसको फिर ये अपनी जो स्वस्थ काया है, जीवन शैली है, उसका भी साथ साथ समझाएं, उसका अनुभव कराएं, उसको प्रैक्टिस कराएं। और तो जो पेशेंट आज कोमा में पड़े हैं, कोमा में जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो उनकी जो प्राण शक्ति है जो फेल हो रही है, जिसकी वजह से वो कोमा में है, उस प्राण शक्ति को इन भेदन क्रिया से थोड़ा सक्रिय किया जाए, और जैसे इंसान उठने लगे फिर उसको इस चीज़ का ज्ञान दिया जाए, तुमने ज़िंदगी में क्या मिस किया है, तो उसको हम समझाते हैं, उसको अभ्यास कराते हैं, तो उसमें सुधार आने लगता है और वो धीरे धीरे वो इंसान एकदम ठीक होता है। तो ये सभी रोगों के लिए अप्लाई करना है, चाहे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है। तो इसीलिए मैं आज जाना जाता हूँ, और आप मुझे प्रेम से फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं। तो होलिस्टिक का मतलब है एक संपूर्ण, संतुलित, नो सिस्टम ऑफ सारे सिस्टम अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, बट नो सिस्टम इज परफेक्ट, दैट इज वाई देयर आर सो मेनी सिस्टम। सो एक संपूर्ण, संतुलित, एक और हार्मलेस, सात्विक चिकित्सा हो जो कि संपन्न है और जो सस्टेनेबल है, जो हमको सिर्फ तकलीफ से नहीं निकालती, हमारे सेहत वर्धक है और हमें हमेशा भर के लिए सेहत का सुख देने का आनंद देती है। जी सर। तो ये होलिस्टिक का, तो इस चीज़ को लेके हम चले तो उसके अंदर बाकी सब चीज़ें हमने आई थिंक काफ़ी अच्छे से व्याख्या कर ली। थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा जब भी आते हैं तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर R.K. तुली सर। और पीएमसी हिंदी से मैं अरविंद आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, वैसा ही होगा शरीर, क्योंकि जिस तरह से आपका मन होगा उसी तरह से आपका शरीर भी चंचलता से जो चलेगा। इसीलिए अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, रेगुलर तरीके से मेडिटेशन कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।